बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सियासी खबरों पर बात करने से पहले मैं एक चीज़ पर कमेंट करना चाहता हूँ। गुजरात के वो चार दोस्त जो सैर व तफरी करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान गए थे और हादसे का शिकार हो गए, उनकी तस्वीरें देखकर, उनकी वीडियोस देखकर जाहिर है हर एक का दिल मगमूम है, हमारा भी है। पूरे पाकिस्तान में एक शोक की फ़ज़ा है जब जब वो वीडियो सामने आती हैं, तस्वीरें सामने आती हैं। अब उनको रेस्क्यू, उनकी डेड बॉडीज़ को बाहर निकाला गया है, रेस्क्यू करके लाया गया है और उनको जो है वो जिस अंदाज में ये ऑपरेशन जारी था, तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया। तो देखिए, मैं एज़ अ ट्रैवलर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं न सिर्फ सयाहत के लिए ट्रैवलिंग करता हूँ, बल्कि मैं अपने काम के सिलसिले में भी मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। एक तरफ घन ऐसे सहराओं में डेंस डेजर्ट्स जो होते हैं, जहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई आबादी नज़र नहीं आ रही होती, ऐसे जंगलों में जहाँ पर आप 8-8 10-10 घंटे पैदल चलते हैं, फिर चित्राल तक और छोटे छोटे पगडंडियों पर जहाँ जीप चलती है और आपको लगता है कि खुदा ना खासा ये अभी गई और अभी गई। तो मैंने चूँकि ट्रैवलिंग का काफ़ी तजर्बा है, तो मैं सोच रहा था कि क्या हुआ होगा, इन नौजवानों के साथ क्या हुआ होगा। तो देखिए, एग्जैक्ट तो सूरत हाल बताने के लिए अनफॉर्चुनेटली इन चारों में से कोई जिंदा नहीं बचा कि बता सके कि क्या वाक़या हुआ है। कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस गाड़ी के अंदर ऐसी मौजूद नहीं थी, या उस वक्त ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी अभी तक की मालूमात के मुताबिक कि हम जान सकें कि जब ये हादसा पेश आया तो क्या हुआ। ज़ाहिर है हम मुमकिनात पे बात कर सकते हैं कि इन हादसों की वजूहात क्या होती हैं, या मुमकिना तौर पर वजूहात क्या हो सकती हैं। देखें, मुमकिना तौर पर एक वजह यह हो सकती है कि जब आप मैदानी इलाकों से गाड़ी लेकर जाते हैं, स्कर्दू और इस तरह के इलाकों में, हुंजा, स्कर्दू और ऐसी कई जगहों पर, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि ड्राइवर का तजर्बा नहीं होता ऐसे इलाकों में ड्राइव करने का। पहाड़ी इलाकों में ड्राइव करना बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि मकामी लोग जिस अंदाज में आगे से आ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो आपको मार्जिन ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें, उनके लिए तो एक मामूल की बात होती है। बाज़ दफ़ा वो ओवर स्पीडिंग भी कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा आपको एहसास नहीं होता कि जो टर्न है वो कितना शार्प है, आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आप मुड़ रहे हैं तो आगे से कोई गाड़ी आ रही होगी, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर आपका पहाड़ी इलाकों में ड्राइव करने का तजर्बा नहीं है, तो आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। वो लोग जो मैदानी इलाकों में गाड़ी चलाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उतनी ही अच्छी ड्राइव पहाड़ी इलाकों में भी कर सकें, तो वहाँ पर कुछ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि या तो आप बहुत मशाक हों तो गाड़ी ड्राइव करें, अदरवाइज़ फिर आप कोई ड्राइवर हायर कर सकते हैं और वहाँ से कोई मकामी बंदे की सर्विसेज ले सकते हैं, क्योंकि जान से कीमती बहरहाल कुछ नहीं होता। ज़ाहिर है जब आप ड्राइवर लेते हैं तो फिर आप एक तरह से बंध जाते हैं, आपको लगता है कि हम एक मुलाजिम हायर करेंगे, फिर उसके खाने पीने का इंतज़ाम करना, उसकी रिहाइश का इंतज़ाम करना, फिर उसके मुताबिक चलना, फिर उसके मुताबिक आपको अपने टारगेट्स करने पड़ते हैं कि जी फ़लाँ वक्त तक यहाँ पहुँचना है, फिर फ़लाँ वक्त तक यहाँ करना है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उमूमी तौर पर आपको लगता है कि डिस्टर्बेंस का बायस होंगी, लेकिन अगर आपको ड्राइव करने में मुश्किल आ रही है तो ड्राइवर वहाँ से मकामी ड्राइवर हासिल करने में, हायर करने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसा भी होता है कि हम जब ट्रैवलिंग के लिए निकलते हैं तो हम अपनी जो बाज़ औक़ात हम अपने टारगेट्स रख लेते हैं कि शाम तक यहाँ पहुँचना है, सुबह तक यहाँ पहुँचना है। ज़ाहिर है हम अपने ट्रिप को प्लान करते हैं कि पहला दिन यहाँ गुजारेंगे, दूसरी रात वहाँ गुजारेंगे। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात अगर आप बहुत थकावट का शिकार हो जाएं और रात हो जाए, और रात में जो है वो इस तरह की सूरत हाल हो जाए कि आपको लगे कि आपका विजन पूरी तरह से क्लियर नहीं है, या आपको आपके रास्ते देखे भाले नहीं हैं, तो वहाँ पर अपने प्लान में मामूली सी तब्दीली करने में कोई हर्ज नहीं है। आप अपना प्लान चेंज कर सकते हैं, यानी आप कहीं पर नाइट स्टे कर सकते हैं और बाकी का सफ़र आप आगे खुद जो है वो अगले दिन के लिए छोड़ सकते हैं। आपके प्लान में थोड़ी बहुत तब्दीली हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ, मैं फैमिली के साथ पिछले साल नीलम में शारदा जा रहा था। मेरा प्लान था कि मैं शारदा में स्टे करूंगा, होटल वहाँ पे बुक हुआ था, वहाँ से फ़ोन भी एक आध दफ़ा आया, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो गई और हमारा सफ़र जो है वो कोई 1-1.5 घंटे का रह गया था। केरन से हम आगे निकले, कुछ आगे चले गए, तो फिर अच्छा, अब वो रास्ता भी ख़राब था और बारिश भी हो रही थी, तो बारिश में लैंडस्लाइड के ख़तरात बढ़ जाते हैं। लेकिन रिस्क आपको कोशिश करना चाहिए कि रिस्क ना लें, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग होती ही ऐसे मौसम में। आपको फिर स्टे कर लेना चाहिए, कहीं पर रुक जाना चाहिए, और आपको उसके मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को घबराना नहीं चाहिए कि ओहो अब क्या होगा, अब तो मेरी वहाँ पर जो है वो बुकिंग है, अब क्या करेंगे।
इसी तरह से अगर रात के वक्त अक्सर नींद का गलबा हो जाता है, आपको लगता है कि आप थकावट का शिकार हैं, आपको नींद आ रही है, और बाज़ औक़ात सफ़र पे निकले हुए कुछ दोस्त रास्ते में सो भी जाते हैं, और सोने से फिर एक और माहौल भी बन जाता है, आपको भी नींद आने लगती है। तो ऐसा करने से यानी नींद को शिकस्त देने की वहां पर टारगेट अपने आप के लिए नहीं रखना चाहिए कि हाँ मैंने तो नींद को हर सूरत में शिकस्त देनी है, मैंने तो नींद को हराना है। तो ये टारगेट आपको नहीं रखना चाहिए, बल्कि कि भाई मैं तो बस कोई बात नहीं है, बस वहां पहुंच के ही सोएंगे एक ही दफ़ा। नींद से लड़ना कुदरत से लड़ने के मुतरादिफ है। जब नींद आ रही हो, मेरे साथ अक्सर होता है कि अगर ड्राइवर मेरे साथ नहीं है और मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे नींद ने घेर लिया है, और जब पहला झटका ही अभी लगता है, तो मैं गाड़ी कहीं महफूज जगह पर साइड में खड़ी करता हूँ, किसी रेस्ट एरिया में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आप सड़क से हटके, और मैं 20 मिनट की एक नैप लेता हूँ। 20 मिनट की नैप आपको 1.5-2 घंटे के लिए फ्रेश कर देती है। तो नींद से लड़ना कुदरत से लड़ने के मुतरादिफ है, नींद से लड़ना नहीं चाहिए। इसी तरह से बाज़ दफ़ा दोस्त साहब आप निकलते हैं तो सफ़र के दौरान हंसी मजाक भी चल रहा होता है, नेचुरल सी बात है, और हंसी मजाक के दौरान आप बाज़ औक़ात या किसी ऐसी चीज़ में आप मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, या आप गाना प्ले करने लगते हैं, आप म्यूज़िक लगाने लगते हैं, तो आपकी तवज्जो बढ़ जाती है। और पहाड़ी इलाकों में 1 सेकंड की तवज्जो, मैं खुद एक दफ़ा इस तरह के हादसे का शिकार होते हुए बचा। इलेक्शन के लिए हम कश्मीर में गए हुए थे और हमारे साथ ड्राइवर था, अगरचे अच्छा लड़का था, अच्छा ड्राइवर था, लेकिन हुआ ये कि मैंने ऐसे जिक्र किया कि मुझे भूख लग रही है, तो उसने कहा कि मेरे पास ये गाड़ी, वो जो लेफ्ट साइड पे आर्म कंसोल होता है, उसके अंदर उसने शायद 1-2 सेब रखे हुए थे, वो सेब निकालने लगा, उसने मुझे निकाल के पकड़ाया, मैं भी उसमें तो मुतवज्जो हुआ, और जिस लम्हे उसकी वापस दोबारा सामने नजर आई, आपको याद होगा कि अगर आप गए हैं कश्मीर में, आगे तक गए हैं, नीलम तक और शारदा वगैरह तक, तो आपने देखा होगा रास्ते में कैसा पैच आता है कि जिसमें जो साइडों पर रोड के जो है वो कोई फेंस लगी हुई नहीं है, कोई सेफ्टी जो है वो नहीं है, और सड़क इतनी स्मूथ है, यानी सड़क बनी हुई है, सड़क इतनी अच्छी बनी हुई है कि आपकी गाड़ी को आपको ब्रेक लगाने की जरूरत महसूस नहीं होती। याद रखिए, खराब सड़क पे इतना हादसा नहीं होता। इस तरह के इलाकों में स्मूथ सड़क पे जहाँ आपकी रफ्तार तेज होती है, आपकी रफ्तार खुद ब खुद तेज हो जाती है, और वहां पर अगर कोई ऐसी रुकावट मौजूद ना हो सेफ्टी के लिए, तो आपकी आंख, बस आप पलक झपकते हैं और आप नीचे चले जाते हैं। तो जब मेरे ड्राइवर की नज़र सामने सड़क पे पड़ी, तो बस उसने उसको यूं किया, और एक माइक्रो सेकंड, शायद 1 सेकंड भी ज़्यादा होता है, और उसमें उसने वापस अपनी गाड़ी रोड के ऊपर लेकर आया, और मैं बहुत देर तक फिर खामोश रहा, परेशान रहा। और वो ड्राइवर ने कहा कि मुझे इतने साल गाड़ी चलाते हो गए हैं, आज मैं पहली दफ़ा अभी तक कांप रहा हूँ कि मैं किस हादसे का शिकार होते होते बचा। तो इसलिए तवज्जो का सड़क पर होना बड़ा ज़रूरी है। जो लोग ट्रैवलिंग पे जाएं, अपनी तवज्जो म्यूज़िक पे, जो साथ बैठा हुआ सारी जिम्मेदारियां उसको दे दें, अपना फ़ोन भी अटेंड ना करें। घर से फ़ोन भी आ रहा है तो दोस्त से कहीं अटेंड कर लो और जवाब दे दो, लेकिन अपनी तवज्जो ड्राइविंग पे मरकूज रखें। इसी तरह से यानी लम्हे के लिए चूक जाना जो है वो आपको बहुत बड़े हादसे का शिकार कर सकता है। हिफाजती बाड़ का ना होना भी मुमकिन तौर पर एक वजह हो सकती है। ये जो जहाँ से इनको नौजवानों को जब रेस्क्यू किया गया, निकाला गया, तो उससे साफ नज़र आ रहा है सड़क के ऊपर कि उनकी जब लाशों को निकाला जा रहा था, तो साफ नज़र आ रहा है कि वहाँ पर कोई सेफ्टी जो है वो नहीं थी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सरकार के करने के काम है। मरी जाते हैं जब आप, तो आपको देखते हैं कि सारी साइड, रोड साइड पर वो ब्लॉक्स बने हुए हैं, आपकी गाड़ी अगर टकरा भी जाए तो नीचे नहीं गिरती। तो इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट के करने की हैं। फिर रास्तों से शनासाई ना होना बाज़ औक़ात जो है वो आपकी तवज्जो को बांट देता है। आपकी तवज्जो रहती है कि अच्छा अब आगे क्या है। मुझे याद है मैं एक्सप्रेस में हुआ करता था 2007-8 की बात, 2008 में, यस 2008 में हमारे साथ एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट में एक लड़का हुआ करता था। क्रिएटिव डिपार्टमेंट का हेड था वो, या सीनियर मेंबर था। उसका नाम था आतिफ। वो अपने दोस्तों के साथ उस वक्त हुंजा घूमने के लिए गया था, और उसकी गाड़ी जो है वो आतिफ की, हुआ ये कि वो एक ब्रिज की तरफ जा रहे थे। उन्होंने फैसला किया था रात में उन्हें अपने मकाम पर पहुंच के रात वहाँ गुजारनी है। वो तेज़ी की तरफ से जा रहे थे और पुल आगे से टूटा हुआ था, यानी पुल का एक हिस्सा आगे से बिल्कुल मुनहदिम था, और उनकी गाड़ी तेज़ी से उस तरफ गई। कोई रुकावट नहीं थी, कोई रास्ते में पत्थर लगा के उसकी रोक टोक नहीं की गई थी, कोई बाड़ नहीं रख दी थी, किसी ने दरख्त काट के नहीं रख दिया था कि भाई ताकि पता चले कि आगे रास्ता नहीं है। और वो गाड़ी जो है उस पुल के ऊपर से गई और पुल से सीधा वो नीचे जाके दरिया में गिरी, और बहुत अरसे के बाद, कोई 2 महीने के बाद शायद आतिफ की कहीं से लाश मिली थी। वो भी DNA से पहचानी गई थी। वो उसको जो है वो पहचाना नहीं जा सका था।
और उसके साथ 3 और दोस्त भी थे, सेम ये 4 दोस्त थे वो, और चारों की डेथ हो गई। नहीं, एक उसमें से खुशकिस्मती से बचा था नौजवान, और वो भी काफ़ी अर्सा बीमार, यानी उसको इलाज जारी रहा, कमर की हड्डी उसकी टूट गई थी। तो रास्तों से शनासाई ना होना भी हादसे का सबब बनता है। तो जब भी आपको रास्ते से शनासाई ना हो, आप ठहर जाएं, गूगल ऐप पे पूरा भरोसा ना करें, काउंटर चेक करें, डबल चेक करें। मैं करता हूँ ऐसे, मुझे मैप दिखा रहा हो तो फिर भी मैं पूरा रिलाई नहीं करता, कहीं रास्ते में रुक के पूछ लेता हूँ कि भाई ये फलां जगह रास्ता यही जाता है, और फिर वहाँ पे आप मोहतात रहते हैं, क्योंकि आपको शनासाई नहीं होती। बात लंबी हो गई, लेकिन मैं अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए सोच रहा था कि आपके साथ ज़रूर ये चीज़ें शेयर करूँ कि किस किस तरह के आपको चीज़ों का सामना वहाँ पर बाज़ औक़ात सफ़र के दौरान और इस तरह के इलाकों में सफ़र के दौरान करना पड़ सकता है। इन बातों का आप ख्याल रखें, हादसा से बचा जा सकता है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और इन चारों नौजवानों के घर वालों को सब्र अता करे। अब आ जाए ज़रा 3-4 चीज़ों पर जो मैं सियासी नौयत के मामलात हैं उस पर बात करना चाहता हूँ। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 254 रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हुई है। एक तरफ तो कहा जाता है कि जी पीटीआई के जो पीटीआई के साथ हालात बेहतर हो रहे हैं, माहौल ठीक हो रहा है, चीज़ें साजगार हो रही हैं। फिर ये कैसी चीज़ें साजगार हो रही हैं कि 254 लोगों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो गई है, जिसमें यास्मीन राशिद भी शामिल हैं, जिसमें महमूद रशीद शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं, मियाँ महमूद रशीद भी शामिल हैं, उमर सरफराज चीमा भी हैं, एजाज चौधरी भी हैं, आलिया हमजा भी हैं, दीगर लोग भी हैं। 254 कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हुई है। अब फर्द जुर्म आयद होने का मतलब यह है कि जाहिर है इनको कॉन्वेक्ट करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात थे, उनकी पहली कोशिश ये होती थी कि फर्द जुर्म आयद ना हो। उनका पूरा यानी बड़े बड़े वकीलों को पैसे इसलिए दिए जाते थे कि फर्द जुर्म आयद नहीं होने देनी, चाहे वो शहबाज शरीफ के केसेस हों, 116 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, चाहे वो राना सनाउल्लाह पर मुनशियात का केस हो। 2 साल तक केस चलता रहा, लेकिन 2 साल तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। मुझे याद है कि राना सनाउल्लाह साहब के वकील जो थे फरहाद अली शाह थे, और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कभी वकील नहीं होते थे, कभी राना सनाउल्लाह के शरीक मुलजिम नहीं होते थे। कभी कहा जाता था कि आज बसों की हड़ताल है, इस वजह से जो है वो लोग नहीं आए, मुलजिम नहीं आ सके। जी आज मुलजिम ने फैसलाबाद से आना था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बाइक से गिर गया था, कल वो आ नहीं सका। आज वो अगली दफा वो सेहतियाब होकर आ गया तो किसी तीसरे को कोई तीसरा बीमार हो गया। वकला की पूरी कोशिश ये थी कि फर्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए, और वह फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी गई। और फिर आपने देखा जैसे माहौल बेहतर हुआ, मुकदमा खारिज हो गए। तो यहां पर भी अगर आपने पीटीआई के लोगों को रिलीफ ही देना है तो बेहतर था कि फर्द जुर्म आयद ना होती, फर्द जुर्म आयद ना हो, मामला चलते रहें, चीजें चलती रहें, और जैसे ही अगर आपकी कोई मामला ठीक हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हवा साजगार हो जाए, तो केसेस खत्म कर दिए जाए। लेकिन यहां तो फर्द जुर्म आयद हो रही है। तो भाई फर्द जुर्म फिर क्यों आयद हो रही है अगर आपने पीटीआई के लोगों को कोई रिलीफ देना है? तो कोई रिलीफ मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिलीफ होता हुआ नजर आ रहा है। इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या कहा? इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का रास्ता खुलता है तो हमें कोई एतराज नहीं, नंबर एक। दूसरा, वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के दर पर दस्तक से पीटीआई के हाथ जख्मी हो गए हैं, मगर वो दरवाजा उनके लिए नहीं खुला, और अगर वो नहीं खुला तो हम क्या करें? वो कहते हैं पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, दस्तक दे के हाथ जख्मी हो गए, लेकिन उनके लिए दरवाजा नहीं खुल रहा। फिर वो कहते हैं, इरफान सिद्दीकी जो सबसे दिलचस्प बात है, वो कहते हैं पाक फौज का एलानिया मौकफ है कि सियासतदानों से सियासी मुज़ाकरात करना हमारा काम नहीं है। वो कहते हैं एलानिया मौकफ है कि सियासतदानों से फौज का काम नहीं है सियासत। अल्लाह करे कि वो ठीक कह रहे हो और वाकई फौज, पाकिस्तान फौज जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत ना कर रही हो। लेकिन पाकिस्तान में पिछले 2 साल में जो इवेंट हुए हैं उसको देखकर ये यकीन करना नामुमकिन है कि कोई इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पाकिस्तान के मामलात में, पाकिस्तान के सियासी मामलात में नहीं रही। इंतखाबात से लेकर और अदालती फैसलों से लेकर और फिर बल्ला छीनने से लेकर और इलेक्शन कमीशन के मामलात, और फिर उसके बाद इलेक्शन का होना, फिर हुकूमतों का बनना, फिर नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ का आना, ये सारी चीज़ें जो हैं, और उसके बाद के फिर मामलात और वाक़यात। तो ये कहना कि जी पाक फौज का, वो कहते हैं कि जी एलानिया मौक़िफ़ है कि सियासतदानों से सियासी मामलात मुज़ाकरात करना हमारा काम नहीं है। तो अगर तो ऐसा ही है तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या अपनी हुकूमत खुद से चला रहे हैं? फिर कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं है, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनको किसी मामले में कोई उनको रहनुमाई की जाती हो या हिदायत दी जाती हो। तो बहरहाल इन बातों पर बिलीव करना मुश्किल है। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो अंजाम से दो चार हैं,
जिस जिस अंजाम से इमरान खान दो चार हैं उसका रास्ता उन्होंने खुद चुना है। तो बहरहाल इरफान सिद्दीकी साहब अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात का भी इजहार कर रहे हैं और साथ ही साथ वो एक पैगाम भी इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं कि भाई इमरान खान से आपकी बातचीत नहीं होनी चाहिए और हमें धोखा ना दे देना। वो इस तरह की बातें इरफान सिद्दीकी साहब का जो दबे लफ्ज़ों में पैगाम है वो ये है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको तस्लीम कर लिया और वेबसाइट पर उनका नाम जारी कर दिया। और उसमें जो हैं साद रिजवी साहब, वो इसके पार्टी के अमीर हैं, सरबराह हैं। तो उसके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो तस्लीम कर लिए गए। आप सोचें कि टीएलपी के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए गए, शायद खाकान अब्बासी साहब की पार्टी के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए गए, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल कर लिए गए, नून लीग के भी कबूल कर लिए गए। छोटी छोटी जमातें जो इलेक्शन में कंटेस्ट भी नहीं करती उनके भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल कर लिए गए। सिर्फ तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज तक कबूल नहीं किया जा रहा। तो क्या ये महज इत्तफाक है कि तहरीक लब्बैक के लोगों को तो इलेक्शन कराना आता है और वो तो अपने अमीर को बिला मुकाबला मुंतखब करा सकते हैं, लेकिन पीटीआई के लोगों को इलेक्शन कराना नहीं आता? तो कितनी हैरत की बात है ना कि आज तक पीटीआई का इलेक्शन कमीशन तस्लीम नहीं कर रहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन, लेकिन बाकी हर छोटी से छोटी पार्टी का वो करता चला जा रहा है। आखिरी बात यह है कि एक खबर यह है कि बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्तों में पाकिस्तान का पहला नंबर हो गया है। यानी जितने लोग दुनिया भर से बरतानिया में सियासी पनाह के लिए दरखास्त करते हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर इस वक्त पाकिस्तान का है। यानी सबसे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है वो बरतानिया में चाहते हैं कि वो सियासी पनाह हासिल कर लें। क्यों वो पाकिस्तान से भाग भाग के वहां पर सियासी पनाह हासिल कर रहे हैं? ये जो हम रेमिटेंसेस पे बड़ा खुश दिखाई देते हैं ना कि जी हमारे 35 अरब डॉलर के टारगेट्स अचीव हो गए हैं रेमिटेंसेस के, भाई वो इसलिए हो गए हैं कि लाखों की तादाद में लोग गए हैं, लाखों की तादाद में बाहर गए हैं। भाई उन्होंने जाहिर जाकर अपनी फैमिली के लिए पैसे तो भेजे होंगे ना, और सिर्फ लंदन में नहीं गए, यूके में नहीं गए, दुनिया भर में गए हैं। तो जब लाखों की तादाद में लोग जाएंगे और वहां जाके कुछ वो 5% भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे तो रेमिटेंसेस का नंबर तो बढ़ ही जाएगा। लेकिन लोग बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बेचैनी में खात्मा अभी तक नहीं हो रहा और जाहिर है तब तक नहीं होगा जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। यानी जंग जीतना भारत से अपना अलग मौजू है, पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी हासिल हो जाना अलग मौजू है, फील्ड मार्शल जना आसिम मुनीर के जो इक़दामात हैं और उनकी कामयाबी है वो अलग मौजू है, लेकिन ये सियासी इस्तेहकाम अलग मौजू है। ये भी मुल्क के लिए ज़रूरी है, इसके बगैर चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।